इमेजिन दिस। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्रीज है। आप रशिया के एक रिमोट माउंटेन रेंज में हो। आसपास ना कोई विलेज, ना कोई रोड, ना ही कोई हेल्प। बस बर्फ, हवा और किलोमीटर्स तक फैली हुई विल्डरनेस। और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो 66 साल बाद भी दुनिया सॉल्व नहीं कर पाई। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, एक टेंट और एक मिस्ट्री। जब रेस्क्यूअर्स उनका कैंप साइट ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ अजीब मिलता है। टेंट अंदर से कटा हुआ था। जैसे अंदर मौजूद लोगों ने खुद उसे काटा हो। लेकिन क्यों? उससे भी अजीब बात, उनके फुटप्रिंट्स टेंट से दूर जा रहे थे। कुछ लोग बिना शूज के भागे थे, बिना जैकेट्स के। -30 डिग्रीज में। और जब बॉडीज मिली सवाल और बढ़ गया। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिडनाइट काउच। जहां हम मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड्स और अनएक्सप्लेन स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। और ऑनेस्टली, डैटलॉव पास उन केसेस में से एक है जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो। क्योंकि यहाँ हर थ्योरी कुछ एक्सप्लेन करती है। और साथ ही कुछ और क्वेश्चंस खड़े कर देती है। तो आज हम उन फैक्ट्स को देखेंगे थ्योरीज को भी देखेंगे। और खुद डिसाइड करेंगे कि उस रात क्या हुआ होगा। जनवरी 1959। कोल्ड वॉर का टाइम। सोवियत यूनियन। यूरल माउंटेन्स। यहाँ से शुरू होती है एक हाइकिंग एक्सपेडिशन। ग्रुप में टोटल 10 लोग थे। सब यंग, सब एक्सपीरियंस्ड और सब एडवेंचर के शौकीन। इनमें इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे और ट्रेन्ड हाइकर्स भी। ये कोई बिगनर्स नहीं थे। इनका गोल था ऑटरटन माउंटेन तक पहुंचना। और एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे। इगोर डैटलॉव। इसी वजह से आज इस मिस्ट्री को डैटलॉव पास मिस्ट्री कहा जाता है। जर्नी के शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। फोटोज ली जा रही थी, मजाक हो रहे थे, ग्रुप डायरी मेंटेन कर रहे थे। और उन फोटोज को देखकर लगता ही नहीं कि कुछ दिनों बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। लेकिन एक्सपेडिशन के दौरान एक मेंबर बीमार पड़ गया। यूरी यूडीन। हेल्थ इश्यूज की वजह से उसे ग्रुप छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उस वक्त शायद उसे बुरा लगा होगा। क्योंकि उसके फ्रेंड्स आगे जा रहे थे और वो अकेला वापस। लेकिन बाद में वो इस एक्सपेडिशन का इकलौता सर्वाइवर निकला। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते रहे। बर्फ बढ़ रही थी, हवा तेज हो रही थी। लेकिन ग्रुप एक्सपीरियंस्ड था। और इसीलिए किसी को कोई टेंशन नहीं थी। 1 फरवरी 1959। ग्रुप ने ख्वायलेट शैकल नाम के माउंटेन स्लोप पर कैंप लगाया। लोकल मानसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है माउंटेन्स ऑफ द डेड। उस रात उन्होंने टेंट लगाया, खाना खाया नोट्स लिखे। और सोने चले गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और अगली सुबह उनमें से कोई भी टेंट से नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं निकला। जब 9 हाइकर्स ने 1 फरवरी 1959 की रात अपना टेंट लगाया तो किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद वो दुनिया के सबसे फेमस अनसॉल्व मिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। और सबसे अजीब बात, शुरुआत में किसी को कुछ गलत लगा ही नहीं। एक्सपीडिशन के एंड पर ग्रुप को एक टेलीग्राम भेजना था। यह पहले से डिसाइडेड था। लेकिन जब एक्सपेक्टेड डेट निकल गई और कोई मैसेज नहीं आया, तब लोगों को थोड़ी चिंता होने लगी। फिर कुछ और दिन गुजरे। और चिंता पैनिक में बदल गया। फैमिलीज ने अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। सर्च टीम्स बनाई गई।
स्टूडेंट, वॉलंटियर्स, मिलिट्री। सब माउंटेन्स की तरफ निकल पड़े। 26 फरवरी, सर्च टीम को आखिरकार कैंप साइट मिल गया। और जो उन्होंने देखा उसने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। दूर से टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब रेस्क्यूअर्स पास पहुंचे तो उन्हें पहली अजीब चीज दिखाई दी। टेंट कोलैप्स नहीं हुआ था। उसे किसी जानवर ने नहीं फाड़ा था। टेंट अंदर से काटा गया था। मतलब जो लोग उस टेंट के अंदर थे उन्होंने खुद टेंट काटकर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन क्यों? अगर इमरजेंसी थी तो एंट्रेंस यूज कर सकते थे। अगर वक्त था टेंट काटने का तो एंट्रेंस खोलने का भी था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पर मिस्ट्री तो बस अभी शुरू ही हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट से दूर जाते हुए फुटप्रिंट्स मिले। नॉर्मल बात लगती है। जब तक आप ये नहीं सुनते कि फुटप्रिंट्स किस हाल में थे। कुछ लोग सिर्फ सॉक्स में थे। कुछ बेयरफुट। कुछ के पास प्रॉपर विंटर क्लॉथिंग ही नहीं थी। -30 डिग्री टेम्परेचर में। एक सेकंड के लिए सोचिए। आप ट्रेंड हाइकर हो आपको पता है बाहर एक्सट्रीम कोल्ड है। और फिर भी आप बिना बूट्स के बिना जैकेट के रात के अंधेरे में टेंट छोड़कर भाग जाते हो। किस चीज ने उन्हें इतना डरा दिया था? फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते सर्च टीम एक बड़े सेडा ट्री तक पहुंची। और वहां उन्हें पहली दो बॉडीज मिली। यूरी क्रिवोनिशेंको। और यूरी डोरोशेंको। दोनों ट्री के नीचे मिले। उनके पास एक छोटी सी फायर के रिमेन्स भी मिले। जैसे उन्होंने ठंड से बचने की कोशिश की हो। लेकिन यहाँ भी कुछ अजीब था। सेडा ट्री के नीचे कुछ ब्रांचेस लगभग 5 मीटर तक टूटी हुई थी। जैसे कोई बहुत ऊपर तक चढ़ा हो। जैसे कोई कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। या किसी चीज से बचने की। फिर इन्वेस्टिगेटर्स को और बॉडीज मिली। इगोर डायटलॉव। जिनेइदा कोलमोग्रोवा। रुस्टेम स्लोबोडिन। इन तीनों की लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये सेडर ट्री और टेंट के बीच मिले। जैसे वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन कीजिए। आप किसी वजह से टेंट छोड़कर भागते हो। फिर कुछ वक्त बाद डिसाइड करते हो कि जो भी डेंजर था टेंट में वापस जाना उससे बेटर है। लेकिन वो टेंट तक कभी नहीं पहुंच पाए। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी थी। लेकिन ग्रुप में 9 लोग थे। बाकी 4 कहाँ थे? ये सवाल अगले कई हफ्तों तक अनआंसर्ड रहा। बर्फ पिघलने लगी। सर्च कंटिन्यू रहा। और फिर मई 1959 में उन्हें बाकी 4 हाइकर्स भी मिल गए। लेकिन इस बार लोकेशन अलग थी। वो लोग एक वैली के अंदर मिले। जैसे उन्होंने किसी नेचुरल शेल्टर में रिफ्यूज लेने की कोशिश की हो। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसे डिटेल्स मिले जिन्होंने इस केस को फेमस बना दिया। कुछ इंजरीज अनयूजुअल थी। कुछ क्लॉथिंग पीसेस दूसरे हाइकर्स के कपड़ों से लिए गए थे। जैसे सर्वाइवल के लिए लोग एक दूसरे के कपड़े यूज कर रहे हों। और फिर रूमर शुरू हुए। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। सीक्रेट वेपन्स। एलियंस। और इवन पैरानॉर्मल थ्योरीज। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास अभी भी एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं था। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स रात के अंधेरे में अपने टेंट अंदर से काटकर -30 डिग्री टेम्परेचर में भागे क्यों? और यहीं से शुरू होती है थ्योरीज। कुछ थ्योरीज लॉजिकल हैं कुछ अनबिलीवेबल और कुछ इतनी स्ट्रेंज हैं कि पहली बार सुनकर आप हंस पड़ोगे। लेकिन फिर जब आप एविडेंस देखोगे तो शायद नहीं। नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, एक टेंट, एक फ्रीजिंग माउंटेन और एक मिस्ट्री जो 1959 से लेकर आज तक डिस्कस की जा रही है। और ऑनेस्टली डैटलॉफ पास उन रेयर केसेस में से एक है जहां जितना ज्यादा एविडेंस मिलता है उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। तो आखिर उस रात हुआ क्या था?
चलिए थ्योरीज देखते हैं। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है एवलांच। सिंपल वर्ड्स में बर्फ का एक बड़ा हिस्सा स्लोप से टूटकर नीचे आ गया। अगर हाइकर्स को लगा हो कि एवलांच टेंट तक पहुंच सकती है, तो उनका पैनिक में टेंट छोड़ना समझ आता है। इससे एक्सप्लेन होता है कि टेंट अंदर से क्यों काटा गया। इससे एक्सप्लेन होता है कि लोग जल्दी में बाहर क्यों निकले। लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। इन्वेस्टिगेटर्स को कैंप साइट के आसपास टिपिकल एवलांच के कोई साइंस नहीं मिले। न मैसिव स्नो डिस्प्लेसमेंट, ना वो डिस्ट्रक्शंस जो नॉर्मली एवलांच के बाद एक्सपेक्टेड होती है। और इसी वजह से कई लोग इस थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं होते। फिर आई एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी। कैटाबैटिक विंड्स। ये एक्सट्रीमली पावरफुल विंड्स होती है जो माउंटेन्स पर डेंजरस कंडीशंस क्रिएट कर सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अनयूजुअल विंड पैटर्न्स ने हाइकर्स को कन्विंस कर दिया होगा कि उनकी पोजीशन अनसेफ है। और इसीलिए उन्होंने टेंट टेम्पररीली छोड़ दिया। प्रॉब्लम। हम स्टिल एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर सकते कि उस स्पेसिफिक रात ऐसी कंडीशन थी या नहीं। अब आते हैं शायद सबसे वियर्ड साइंटिफिक थ्योरी पर। इंफ्रासाउंड। बेसिकली ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो हम सुन नहीं सकते। लेकिन कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक सर्टेन कंडीशंस में ये एंजाइटी, पैनिक और एक्सट्रीम फियर ट्रिगर कर सकती है। यानी थियोरेटिकली। हाइकर्स बिना समझे पैनिक मोड में चले गए हों। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग थ्योरी है। प्रूफ नहीं। और अब वो थ्योरी जिसे इंटरनेट सबसे ज़्यादा पसंद करता है। सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। कोल्ड वॉर का टाइम था। सोवियत यूनियन। मिलिट्री सेक्रेसी कॉमन थी। इसीलिए लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि शायद हाइकर्स किसी क्लासिफाइड टेस्ट के बीच आ गए। कुछ विटनेसेस ने आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स रिपोर्ट की थी। जो नेचुरली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और फ्यूल कर देने लगी। मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स। सीक्रेट वेपन्स, और फिर एलियंस। हाँ, एलियंस भी। हमें ऑनेस्टली एलियंस वाली थ्योरी कन्विंसिंग नहीं लगती। लेकिन मिलिट्री टेस्टिंग वाली थ्योरी आज भी डिस्कस की जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इसे सपोर्ट करने के लिए कॉन्क्लूसिव एविडेंस कभी सामने नहीं आए। चलिए एक सेकंड के लिए थ्योरीज साइड में रखते हैं। और सिर्फ फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 1। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने टेंट छोड़ा। फैक्ट नंबर 2। उन्होंने टेंट अंदर से काटा। फैक्ट नंबर 3। वो एक्सट्रीम कोल्ड में बाहर निकले। फैक्ट नंबर 4। उन्होंने सरवाइव करने की कोशिश की। फायर बनाई। कपड़े एक्सचेंज किए। शेल्टर ढूंढने की कोशिश की। यानी जो भी हुआ, उसने सबको एक साथ अफेक्ट नहीं किया। ये एक स्ट्रगल था। फाइट टू सरवाइव। ट्वेंटी 19 में रशियन अथॉरिटीज ने केस को ऑफिशियली रिव्यू किया। और उसका कंक्लूजन था, मोस्ट लाइकली एवलांच रिलेटेड इवेंट। ये एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देती, लेकिन अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से अथॉरिटीज इसी थ्योरी को सबसे ज्यादा लाइकली मानती हैं। और ऑनेस्टली, हमें भी लगता है कि आंसर शायद सुपरनैचुरल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्ट्री खत्म हो गई। क्योंकि आज भी कोई 100% सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि उस रात टेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। डैटलॉफ पास की सबसे स्कैरी बात एलियंस नहीं है, ना येटी। ना घोस्ट। सबसे स्केरी बात है कि 9 इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड और प्रिपेयर्ड लोग, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां उन्हें लगा कि टेंट के अंदर रहना बाहर -30 डिग्रीज में भागने से भी ज्यादा डेंजरस है। और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या था। तो आपका क्या मानना है? एवलांच मिलिट्री टेस्टिंग? या कोई और एक्सप्लेनेशन?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज, अनसॉल्व केसेस और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना और द मिडनाइट काउच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइट्स ऑफ, हेडफोन्स ऑन। See you on the next episode of The Midnight Couch.